National Pension Scheme is a pension cum investment scheme, and it is regulated by PFRDA. National Pension System Trust, established by PFRDA, is the registered owner of all the assets under NPS. It monitors all NPS intermediaries like pension fund, CRA, custodian, etc. So it was launched in January 1, 2004, except for armed forces, and it is for all Indians from May 1, 2009. So any Indian can invest in this NPS, and NRI and OCI can also enroll in NPS, बट इन टीयर 1 ओनली. टायर 2 में NRI और OCI इन्वेस्ट नहीं कर सकते. ठीक है. NPS मैंडेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए एक्सेप्ट फॉर आर्म्ड फोर्सेस. सो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हु हैव बीन रिक्रूटेड फ्रॉम 1 जनवरी 2004 से जो भी रिक्रूट हुए हैं उन सब के लिए मैंडेटरी है. लेटर ऑल स्टेट एक्सेप्ट वेस्ट बंगाल ऑल्सो एडॉप्टेड NPS फॉर देयर एम्प्लॉयज़. ठीक है. तो अभी वेस्ट बंगाल नहीं है, बाकी ने अडॉप्ट नहीं किया है न्यू पेंशन स्कीम, बाकी सब ने कर लिया है. त्रिपुरा इज़ द लास्ट वन टू ज्वाइन. इट इज़ ज्वाइंड इन 2018. सो ओके. प्रान नंबर इज अलॉटेड, सो नीड टू चेंज अकाउंट ऑन चेंजिंग जॉब. ओके फाइन. सो एक प्रान नंबर मिलता है जो भी NPS होल्डर होते हैं उनको. सो हाँ, ऑल 4 फाइनेंशियल रेगुलेटर्स इन इंडिया आर स्टैट्यूटरी बॉडीज़, जैसे कि RBI established under RBI Act 1934, SEBI under SEBI Act 1992, IRDA under IRDA Act 1999, PFRDA 2013. ठीक है. FDI लिमिट की बात करें तो 74% इन पेंशन फंड में FDI अलाउड है 74%, एंड 74% इन इंश्योरेंस कंपनीज. PFRDA एक्ट 2013 लिंक्स FDI लिमिट इन पेंशन फंड टू इंश्योरेंस सेक्टर. अब एक अटल पेंशन योजना है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा. इट रिप्लेस्ड स्वावलंबन योजना और इन 2015. तो अटल पेंशन योजना 2015 से चल रहा है. इट इज़ फॉर एवरीवन बिटवीन द एज ऑफ 18 to 40 ईयर्स, और ये इनका टारगेट है अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर के वर्कर्स, और कंट्रीब्यूट टिल द एज ऑफ 60. अबाउट 40 रुपये से 1500 रुपये पर मंथ तक आप इसमें कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं. सो 60 साल के पर्सन इसमें 60 साल तक आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना है, और 18 से 40 साल की उम्र के लोगों के लिए ये अटल पेंशन योजना एप्लीकेबल है. और गेट लाइफ टाइम पेंशन आफ्टर द एज ऑफ 60. ओके. 60 साल के बाद 1000 से लेकर 5000 तक पर मंथ तक आपको पेंशन मिलेगा, एंड इट इज़ एडमिनिस्ट्रेड बाय PFRDA थ्रू NPS. So Atal Pension Yojana is also administered by PFRDA through NPS. So government do not make matching contribution. अच्छा, यहाँ पे important ये है कि government do not make matching contribution. Okay, government do not make matching contribution. In case of death of policy holder, a spouse gets full pension. A spouse को पूरा पेंशन मिलता है, gets full pension. So this is about Atal Pension Yojana. 2017 का क्वेश्चन है कि whom among the following can join the NPS. NPS कौन ज्वाइन कर सकता है? इंडियन रेसिडेंट सिटीजन ओनली. नहीं, NRI और OCI भी ज्वाइन कर सकते हैं. पर्सन ऑफ एज फ्रॉम 21 से 55. द आंसर इज 18 to 70 ईयर्स के बीच के पर्सन ज्वाइन कर सकते हैं NPS. ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय ज्वाइनिंग टू सर्विस आफ्टर द डेट ऑफ नोटिफिकेशन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट. ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़. नहीं, ज़रूरी नहीं है. जिस स्टेट ने ऑप्ट नहीं किया है जैसे वेस्ट बंगाल, उसको ज़रूरत नहीं है, उसके लोग नहीं ज्वाइन करेंगे. सो D इज़ द ऑल सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ including those of the armed forces. No, it's not including. अच्छा, ये C is the right answer because all state government employees joining the service after the date of notification by the respective state government. Respective state government ने जिस दिन से नोटिफाई किया उसके बाद तो सबको लग जाएगा ना इसके लिए. दिस इज़ द राइट आंसर. 2016 में अटल पेंशन योजना पूरी हो चुका है. इट इज़ अ मिनिमम गारंटी पेंशन स्कीम. मिनिमम गारंटेड पेंशन स्कीम मेंटेन्ड योजना एट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर्स. इट ओनली 1 मेंबर ऑफ ए फैमिली कैन ज्वाइन द स्कीम. नहीं, ऐसा कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं है. तो दूसरा इज रॉन्ग. सो 1 and 3 इज द राइट एंड. थर्ड इज द सेम अमाउंट ऑफ पेंशन इज गारंटेड फॉर स्पाउस फॉर लाइफ आफ्टर सब्सक्राइबर. ठीक है. सब्सक्राइबर के मरने के बाद वाइफ को उतना ही मिलता है. पेंशन स्कीम बाय मिनिस्ट्री ऑफ लेबर
पेंशन स्कीम बाई मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। तो 2 पेंशन स्कीम जो है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट का चल रहा है LIC एंड CSC के थ्रू। तो जैसे एक पहला है PM श्रम योगी मानधन योजना, ये स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा पुलर्स, मिड डे मील वर्कर्स, लैंडलेस लेबरर्स, इन सब के लिए है। जिसका मंथली इनकम 15,000 से कम है वो इस योजना में PM श्रम योगी मानधन योजना, PM श्रम योगी मानधन योजना में इन्वेस्ट कर सकता है, जिसका 15,000 से कम है सैलरी, ओके, मंथली इनकम। और NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, एक तो पहला है। दूसरा है NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, तो ये रिटेल ट्रेडर्स और शॉपकीपर्स, सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनस के लिए है। इसको PM लघु व्यापारी मानधन योजना के नाम से भी जाना जाता है, जिसका एनुअल टर्नओवर 1.5 करोड़ तक हो। इनका मंथली इनकम 15,000, इनका एनुअल टर्नओवर 1,50,00,000 तक हो, वो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कॉमन फीचर्स दोनों के क्या हैं कि एंट्री एज 18 से 40 है, वो क्या बोलते हैं, प्रधानमंत्री ये वाला योजना था ना, अटल पेंशन योजना में भी 18 से 40 ही है। ठीक है, तो 18 to 40 एज है, और आधार मैंडेटरी है इसमें, और गवर्नमेंट विल मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन, बट इसमें गवर्नमेंट विल डू नॉट मेक मैचिंग कंट्रीब्यूशन। अटल पेंशन योजना में सरकार बराबर पैसा नहीं जमा करती, लेकिन PM श्रम योगी मानधन योजना और NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, दोनों में गवर्नमेंट का मैचिंग कंट्रीब्यूशन आता है। ठीक है, और इसमें एटलीस्ट 3,000 पर मंथ आफ्टर द एज ऑफ 60 मिलेगा, और डेथ हो जाता है 60 के बाद तो स्पाउस को 50% मिलेगा। स्पाउस विल गेट ओनली 50%, लेकिन अटल पेंशन योजना में स्पाउस विल गेट 100%। अच्छा, अगर इसमें आप ज्वाइन नहीं कर सकते इफ़ एनी ऑफ द फॉलोइंग, जैसे आप ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हो, मतलब आपको EPF, NPS, ESIC के मेंबर हों या फिर इनकम टैक्स पेयर हों, तो आप ये दोनों स्कीम ये PM मानधन योजना और NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, दोनों में से कोई भी स्कीम ज्वाइन नहीं कर सकते। अच्छा, 60+ लोगों के लिए तो हमने देखा ये दोनों ही स्कीम जो है कितना 18 to 40 ईयर्स एज के लिए है, और ये जो अटल पेंशन योजना भी 18 to 40 ईयर्स के एज के लिए है। बट 60+ लोगों के लिए कौन सा है, तो ये है रिवर्स मॉर्गेज स्कीम है। एक तो ये रिवर्स मॉर्गेज पता है क्या होता है, सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, जिनके पास घर तो है लेकिन मंथली इनकम नहीं है, तो मॉर्गेज कर देंगे घर को, और मंथली इनकम बैंक उन्हें या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देता रहेगा। उसके बाद है वय वंदना योजना, और सिमिलर टू 10 ईयर FD, फाइनेंस मिनिस्ट्री का है। इसमें मिनिमम एज टू बाय द पॉलिसी 60 ईयर्स। अच्छा, 60 ईयर्स के आप हो गए हैं तो आप वय वंदना योजना के अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसमें मैक्सिमम 15 लाख आपको इन्वेस्ट करना है, पर फैमिली सीलिंग है इसमें, दिस इज इम्पॉर्टेंट। वय वंदना योजना में पर फैमिली सीलिंग है, और इसका टर्म है 10 साल। गवर्नमेंट डिसाइड्स इंटरेस्ट रेट, तो इसका वो क्या है, इसका फीचर, ये कोई भी ओल्ड एज स्कीम इसमें इन्वेस्ट करेंगे टू गेट अ रेगुलर पेमेंट ऑन द मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस। प्री मेच्योर एग्जिट विल अट्रैक्ट 2% पेनल्टी। ठीक है, 2% पेनल्टी लगाया जाएगा अगर आप, जैसे मान लेते हैं आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, मैक्सिमम 15 लाख तो कर सकते हैं, लेकिन आपने 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 60 साल के हैं आप, और 2 साल बाद आपको अगर पैसा निकालना है तो आपको 2% पेनल्टी लगेगा। वो इंटरेस्ट कितना मिलेगा उसके ऊपर वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और उसके बदले में आपको हर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली बेसिस पे आपको कुछ रिटर्न मिलेगा। आधार इज मैंडेटरी फॉर दिस एंड GST इज एग्जेम्प्टेड एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाई LIC। तो PM वय वंदना योजना इज इम्प्लीमेंटेड बाई LIC। ठीक है। PM श्रम योगी मानधन योजना मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का है, और ये LIC, ये भी LIC इम्प्लीमेंट कर रहा है, और ये NPS फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन, ये CSC कॉमन सर्विस सेंटर इम्प्लीमेंट कर रहा है ऐसा। ठीक है। अब तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए क्या है, एक्सेस ऑफ अफोर्डेबल फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज का एक्सेस, जैसे बैंक लोन। ठीक है, फाइन। ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट, ये कौन पब्लिश करता है, ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, तो है द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन रिपोर्ट पब्लिश करता है।
फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स क्यों कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स कौन निकालता है? आरबीआई निकालता है। जैसे 0 से 100 तक का इसका रेंज होता है। तो इसमें कोई बेस ईयर नहीं है, नो बेस ईयर इज़ देयर। फाइनेंशियल इंक्लूजन हर साल निकाला जाएगा और ये कब? जुलाई महीने में एनुअली निकाला जाता है। एनुअली जुलाई के महीने में। अभी चल रहा है कौन सा महीना? मई, जून, जुलाई। तो 2 महीने बाद ये रिपोर्ट आएगा। कौन सा? फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स रिपोर्ट। इसमें 97 इंडिकेटर्स है 3 पैरामीटर पे। कौन कौन सा? एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी। 3 पैरामीटर, एक्सेस, यूजेस और क्वालिटी के 3 पैरामीटर पे ये फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडेक्स आरबीआई लेके आता है एवरी साल जुलाई में। तो इसमें बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस, पोस्टल, पेंशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, इन सब चीज़ों के बेसिस पे इंक्लूजन इंडेक्स निकालता है। ठीक, दूसरा अभी हमने देखा ग्लोबल माइक्रोस्कोप ऑन फाइनेंशियल इंक्लूजन कौन निकालता है? द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। फिर उसके बाद देखते हैं प्रेजेंस ऑफ फाइनेंशियल सर्विस एजेंट। ठीक है, बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट, ठीक, गाँव में जाते हैं भाई। और इफेक्टिव फाइनेंशियल इंक्लूजन, कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये सारे इंस्टीट्यूशंस हैं। नॉन बैंक्स को ई मनी इशू कर रहे हैं, जैसे पेटीएम, फ़ोनपे। ओके, स्मार्टफोन पेनिट्रेशन की वजह से भी खूब फाइनेंशियल इंक्लूजन हो रहा है। उसके बाद लीड बैंक स्कीम क्या होता है कि गडगिल स्टडी ग्रुप ने 1969 में रिकमेंड किया एरिया अप्रोच टू डेवलप बैंकिंग इन रूरल एरियाज़। तो कौन सा अप्रोच? एरिया अप्रोच। किस लिए? रूरल एरियाज़ में बैंकिंग हो, उस चीज़ के लिए। तो आरबीआई इसको एडमिनिस्टर करता है, एलबीएस स्कीम, तब से 1969 से। आरबीआई डेजिग्नेट्स लीड बैंक इन इस डिस्ट्रिक्ट, रूरल या अर्बन दोनों ही जगह पे आरबीआई डेजिग्नेट करता है लीड बैंक। ठीक है, लीड बैंक कोऑर्डिनेट करता है एक्टिविटीज़ टू इंक्रीज क्रेडिट टू प्रायोरिटी एंड अदर सेक्टर्स एंड टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट। लीड बैंक का काम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट के डेवलपमेंट के लिए प्रायोरिटी सेक्टर लोन मिल रहा है कि नहीं। ठीक है, प्राइवेट बैंक भी लीड बैंक बन सकता है। और सर्विस एरिया अप्रोच की ईच ब्रांच इन रूरल या सेमी अर्बन एरिया इज डेजिग्नेटेड टू सर्व 15 से 25 विलेज। अच्छा, तो ये एक सर्विस एरिया अप्रोच है। ठीक है, ये एरिया अप्रोच के तहत एक सर्विस एरिया अप्रोच है, जिसमें क्या है कि हर एक ब्रांच को एक रूरल या सेमी अर्बन एरिया का कुछ गांव दे दिया जाता है कि भाई आपको इसका डेवलपमेंट का मतलब बेसिकली डेवलपमेंट पर्पज़ के लिए लोन वगैरह देना है। और कमेटी एज 3 लेवल, ब्लॉक लेवल कमेटी, डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, स्टेट लेवल कमेटी। ब्लॉक लेवल कमेटी को डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर हेड करता है, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। और डिस्ट्रिक्ट लेवल को हेडेड बाय डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर और स्टेट को हेडेड बाय चीफ ऑफ कन्वेनर बैंक। जो लीड बैंक है उसका जो चीफ होता है वो स्टेट लेवल को हेड करता है। तो ये लीड बैंक स्कीम है आरबीआई का फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, गडगिल स्टडी ग्रुप के रिकमेंडेशन पे बना था। तो ये 1969 में लीड बैंक स्कीम आया। बैंक नेशनलाइजेशन भी हुआ तभी और लीड बैंक स्कीम भी तभी आया। फिर 74 में प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग आया। फिर बैंक नेशनलाइजेशन 1980 में फिर से हुआ। फिर सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम 1992, जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप 2005, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट 2006 में आए। ठीक है, फिर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स 2013 में, 2014 में प्रधानमंत्री जनधन योजना आया 2014, फिर 2015 में मुद्रा योजना, फिर 16 में स्टैंड अप इंडिया, देन 19 में नेशनल स्ट्रेटेजी फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिर एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम, ये किसका इनिशिएटिव है? नाबार्ड का इनिशिएटिव है। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। फिर बैंक ओपन, इसने एसएचजी बैंक लिंकेज प्रोग्राम में क्या होता है? एक बैंक एक सेविंग अकाउंट खोलता है सारे मेंबर्स ऑफ एसएचजी का। और ठीक है, क्वांटम ऑफ लोन कुड बी सेवरल टाइम्स दैट अमाउंट ऑफ डिपॉजिट। ओके, सो बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट आज के डेट में 12 लाख से ज़्यादा बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट है। तो कौन बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट बन सकता है? बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट क्या कर सकता है? ये सब आरबीआई बताएगा। बैंक्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्शन फॉर देयर बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स। वन बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट कैन बी बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट फ्रॉम मोर देन वन बैंक ऑल्सो। ठीक है, माइक्रो एटीएम की बात करें तो हैंडल द डिवाइस यूज बाई बैंकिंग करेस्पॉन्डेंट्स फॉर डिपॉजिट विड्रॉल। ओके फाइन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर पता ही है। फिर जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप क्या होता है? इनिशिएटिव ऑफ नाबार्ड, ये भी नाबार्ड का इनिशिएटिव है, किसके लिए? क्रेडिट ओरिएंटेशन के लिए। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप, इसमें क्या होता है? ग्रुप ऑफ स्मॉल फार्मर्स, आर्टिसंस एक्सेट्रा गिवन कोलैटरल फ्री लोन। जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप में क्या होता है? कोलैटरल फ्री लोन मिलता है, कोलैटरल फ्री लोन। और ये ग्रुप ऑफ पीपल को दिया जाता है,
फिर प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में ये भी, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी क्या है, कोलैटरल फ्री लोन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना भी एक कोलैटरल फ्री लोन है। और ये नॉन कॉर्पोरेट को दिया जाता है मुद्रा योजना, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो, मतलब माइक्रो स्मॉल, नॉन फार्म स्मॉल माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए, तो स्मॉल बिजनेस के लिए है, मतलब एमएसएमई के लिए है। कौन सा, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इसमें 3 कैटेगरी के लोन है, शिशु, किशोर और तरुण। शिशु मतलब अगर 50,000 से आप कम लोन ले रहे हैं तो आप शिशु लोन ले रहे हैं, और 50,000 से 5 लाख तक का अगर लोन है तो उसको बोलते हैं किशोर, और तरुण है 5 से 10 लाख। तो मैक्सिमम लोन कितना मिलता है इसमें प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में, 10 लाख। शिशु, किशोर, तरुण। शिशु कितना, 50,000 तक, किशोर 50,000 से 5 लाख तक, और तरुण 5 लाख से 10 लाख तक। फिर स्टैंड अप इंडिया स्कीम, और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बहुत इंपॉर्टेंट बात क्या देखी थी, ये भी कोलैटरल फ्री है, कोलैटरल फ्री, ठीक है। अब स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या होता है, तो इसमें भी 10 लाख से 1 करोड़ तक। अच्छा, ये प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में कितना तक, 10 लाख तक। अब 10 लाख से ज़्यादा लोन चाहिए तो स्टैंड अप इंडिया स्कीम के लिए अप्लाई करिए भाई, तो उसमें 1 करोड़ तक मिलेगा। इसमें क्या है, इंटरप्रीनियर्स को मिलेगा, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। और इसमें एटलीस्ट 1 SC ST एंड एटलीस्ट 1 वुमेन पर बैंक ब्रांच ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो इसमें जो आप लोन देंगे ना स्टैंड अप इंडिया स्कीम में एज ए बैंक, तो कम से कम 1 SC या ST कैंडिडेट को देंगे, और कम से कम 1 महिला को देंगे पर ब्रांच। एक ब्रांच कम से कम 1 महिला और 1 SC ST को तो लोन देगा ही। फॉर सेटिंग अप ऑफ ग्रीन फील्ड वेंचर्स, ठीक है, और ये ग्रीन फील्ड वेंचर्स के लिए, ओनली न्यू बिजनेसेस के लिए स्टैंड अप इंडिया स्कीम है। 10,000 करोड़ रिफाइनेंस थ्रू सिडबी, इसका रिफाइनेंसिंग कौन करता है, सिडबी करता है। इसका रिफाइनेंसिंग कौन करता है, सिडबी, स्टैंड अप इंडिया का रिफाइनेंसिंग सिडबी करता है, ठीक है। 5,000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी NCGTC देता है, पता नहीं क्या है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का डेटा है कि मोर देन 81% अकाउंट होल्डर्स आर वुमेन अंडर स्टैंड अप इंडिया स्कीम। ये बहुत अच्छा डेटा है कि 81% महिलाएं हैं स्टैंड अप इंडिया स्कीम में, जो बेनिफिशियरीज हैं 81% महिलाएं हैं। मुद्रा योजना किस लिए है, उसमें 3 कैटेगरी का लोन था, याद है, ये वाला शिशु, किशोर और तरुण। तो ये नॉन फार्म सेक्टर्स को जो मिलता था, इसमें भी 68% लोन जो है वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को मिला है। तो मुद्रा योजना और ये स्टैंड अप इंडिया स्कीम, इन दोनों में महिलाओं का जो शेयर है वो ज़्यादा है। प्रधानमंत्री जनधन योजना में इसमें कम से कम, ये बहुत पुराना डेटा है ऐसा तो, ठीक है, फाइन। अब आते हैं अगला पेज पे। स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या होता है, शुड नॉट बी कंफ्यूज विद स्टार्टअप इंडिया सीड फंड। अच्छा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड से कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है भाई। स्टार्टअप इंडिया सीड फंड क्या आता है, ये फंड है किस चीज़ के लिए, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप बनाने के लिए, या ट्रायल करने के लिए, कमर्शियलाइजेशन के लिए, ठीक है। देन द स्टार्टअप विल बी एबल टू रेज कैपिटल फ्रॉम AIVC और गेट लोन फ्रॉम बैंक। ओके, तो स्टार्टअप इंडिया सीड फंड किस लिए है कि भाई उसको प्रोटोटाइप बना लो, इतना सपोर्ट मिल जाएगा कि प्रोटोटाइप बना लो, उसके बाद जाओ अपना लोन रेज करते रहो। कंडीशंस क्या है कि कम से कम 2 साल पुराना बिजनेस होना चाहिए, और DPIIT ने इसको रिकॉग्नाइज़ किया हुआ एज ए स्टार्टअप, और 10 लाख से ज़्यादा किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में उसको नहीं मिला हो, 10 लाख रुपये नहीं मिला हो, और कितना मिल सकता है, 20 लाख तक उसको मिल सकता है, और 50 लाख तक का कन्वर्टिबल डेट भी मिल सकता है, ठीक है। अब आते हैं प्रधानमंत्री जनधन योजना। ये तो अकाउंट खोलने का वो है, एटलीस्ट 1 अकाउंट पर हाउस, रेमिटेंस, क्रेडिट, पेंशन, ठीक है। बेसिक सेविंग अकाउंट रहेगा, और बिना किसी डॉक्यूमेंट के आप खुलवा सकते हैं अकाउंट, ठीक है भाई, फाइन। बेनिफिट्स क्या हैं, कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत नहीं, इंटरेस्ट दिया जाएगा, हाँ जी दिया जाएगा। रुपे डेबिट कार्ड मिलेगा एक आपको रुपे डेबिट कार्ड भी मिलेगा, और एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का कवरेज भी मिलेगा 2 लाख रुपए तक का, और ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी भी रहेगी 10,000 तक की, और ये सारे स्कीम्स का भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। फिर उसके बाद आते हैं सुकन्या समृद्धि योजना भी है ये। अच्छा, 10 साल तक के बच्चे के लिए, अगर आपकी डॉटर जो है 10 साल तक की है, 0 से 10 साल तक की, आप सुकन्या समृद्धि योजना में खोल दीजिए, और पोस्ट ऑफिस में अपना अकाउंट खोल लीजिए, और मैक्सिमम 1.5 लाख पर ईयर आप इसमें जमा कर सकते हैं, और इंटरेस्ट इज सेट बाई गवर्नमेंट। और 18 साल से, ये बात ध्यान में रखने वाली है कि 18 साल से कम आप नहीं निकाल पाएंगे, और अकाउंट 21 साल तक के लिए वैलिड रहेगा, या फिर टिल द मैरिज विच एवर इज अर्लियर, उसका शादी कर दीजिए 21 साल विच एवर इज अर्लियर, तब तक फंड वैलिड रहेगा। उसके बाद आता है कन्याश्री प्रकल्प
कन्याश्री इसी तरह का कन्याश्री प्रकल्प एक वेस्ट बंगाल का भी स्कीम है अनमैरिड लड़कियों के लिए, 13 से 19 साल की लड़कियों के लिए। इसका फैमिली इनकम 1.2 लाख से पर ईयर से कम है, तो ठीक है भाई। और एज 13 से 18, 500 रुपये पर ईयर मिलेगा, हर साल कम 500 रुपये आपको मिलेगा। ओके, अगर एज 18 साल है तो 25,000 मिलेगा। अगर आप अनमैरिज हैं 18 साल की एज तक तो आपको 25,000 मिलेगा। ओके, तो इससे चाइल्ड मैरिज को प्रिवेंट करने में काफ़ी मदद मिला है कन्याश्री प्रोग्राम ऑफ वेस्ट बंगाल। अब आते हैं नेशनल स्टडी ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन 2019 से 24। इट इज़ बाई RBI यूनिवर्सल एक्सेस टू फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए हर गांव में एक फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर। हर गांव में 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर एक फॉर्मल फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। और हर एक एडल्ट का एक बेसिक सर्विस अकाउंट होना चाहिए, जैसे बैंक या इंश्योरेंस अकाउंट होना चाहिए। माइक्रो फाइनेंस तो भाई क्या है, कोलैटरल फ्री है। माइक्रो फाइनेंस भी क्या है, कोलैटरल फ्री लोन है ये भी, ठीक है। किस लिए, टू हाउस होल्ड विथ एनुअल इनकम 3 लाख से अगर कम है तो आपको माइक्रो फाइनेंस का कोलैटरल फ्री लोन मिल जाएगा। इंटरेस्ट रेट शुड नॉट बी यूसुरियस। RBI हैज़ नॉट फिक्स द रेट और पुट एनी अपर लिमिट। EMI शुड नॉट एक्सीड। अच्छा, EMI आपका लोन का कितना नहीं होना चाहिए, 50% ऑफ मंथली इनकम से ज़्यादा आपका EMI नहीं हो सकता है, ठीक है। कैसे हाउस होल्ड जिसका 3 लाख से कम का इनकम हो, तो माइक्रो फाइनेंस ठीक ठाक मिडिल क्लास फैमिली के लिए है। कैन नॉट यूज़ हार्श रिकवरी प्रैक्टिसेज। अच्छा, उनको धमका रिकवरी प्रैक्टिस नहीं कर सकते, अब्यूजिव प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और प्री पेमेंट पे कोई पेनल्टी नहीं है भाई, लोन ले लो आप, प्री पेमेंट कर देना। और सेम रेगुलेशन फॉर ऑल बैंक्स एंड NBFC के लिए सेम रेगुलेशन लगता है। और इसमें 3 लाख तक का माइक्रो लोन मिल सकता है क्या, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लोन अप टू 3 लाख और माइक्रो लोन सुनो। और उसके बाद माइक्रो फाइनेंस हो गया। माइक्रो फाइनेंस, हाँ, माइक्रो फाइनेंस पहली बार ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश ने यूज़ किया था। मोहम्मद यूनिस के रिकमेंडेशन पे फाउंड हुआ था माइक्रो फाइनेंस। फिर मालेगान कमेटी ने RBI को भी बोला कि इसके मेंबर्स क्या है, माइक्रो फाइनेंस लोन के 2.7 लाख करोड़। अच्छा, हाईएस्ट स्कोर क्या है, शेड्यूल कमर्शियल। अच्छा, शेड्यूल कमर्शियल बैंक सबसे ज़्यादा माइक्रो फाइनेंस देते हैं, फिर NBFCs देते हैं 30%। 2011 में माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विस टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप कंट्री, दिस इंक्लूड बोथ द कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। ट्रू है। तो इसमें क्या होता है, सर्विस क्या क्या देते हैं, क्रेडिट फैसिलिटी दिया जाता है, सर्विंग फैसिलिटी, सेविंग फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी, इंश्योरेंस, फंड ट्रांसफ़र, सारा काम तो दिया जाता है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग क्या होता है भाई, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में मतलब कि लैंडलेस एग्रीकल्चरर को दे दिया तुमने, अप्लाइज टू, ये सब पे कमर्शियल बैंक के ऊपर अप्लाई होता है, इंक्लूडिंग इम्पोर्टेंट है PSL, स्मॉल फाइनेंस बैंक, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, RRB, लोकल एरिया बैंक। अच्छा, लोकल एरिया बैंक को भी प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग करना है भाई। इसमें क्या क्या आता है, जैसे लैंडलेस एग्रीकल्चर, लेबर, विलेज इंडस्ट्रीज, सोलर के लिए, ठीक है, JLG के लिए, SHGs के लिए, और 50 करोड़ तक का जो स्टार्टअप को लोन देना है उसके लिए भी आप दे सकते हो, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 100 करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर या फूड प्रोसेसिंग बिजनेस लगाना है तो 100 करोड़ का लोन दे दो, 100 करोड़ तक का लोन दे दो, वो भी आपके इसमें आ जाएगा, PSL में आ जाएगा। फिर उसके बाद आता है बैंक लोन्स टू NBFCs फॉर ऑन लेंडिंग, ठीक है, NBFCs को दिया आपने लोन फॉर ऑन लेंडिंग, बाद में फिर से लेंड करने के लिए, को लेंडिंग, ठीक है, NBFCs टू प्राइवेट सेक्टर्स, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, PMJDY, जनधन योजना अकाउंट होल्डर्स, ठीक है। फिर कंप्रेस पे बाय वीकर सेक्शन, जो भी आपको लगे कि भाई यहाँ पे देना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर लग रहा है, वो हो जाएगा भाई। अब PSL सर्टिफिकेट्स भी होता है कि अगर कोई PSL पूरा नहीं कर पाया टारगेट तो PSL सर्टिफिकेट खरीद लो भाई। उसके बाद PSL टारगेट नॉट अचीव। अच्छा, अगर कोई शॉर्ट PSL टारगेट आपसे अचीव नहीं हो पाया तो आपका जो बाकी है वो RIDF में आ जाएगा, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में जाएगा, जो कि 1995 मेरे बर्थ ईयर में सेटअप हुआ था। और ये इसको मेंटेन करता है नाबार्ड। जो इसका क्या काम होता है RIDF का, कि स्टेट गवर्नमेंट को लोन देने का काम होता है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। फिर 2013 में क्वेश्चन है PSL लेंडिंग इंडिया कॉन्स्टिट्यूट लेंडिंग टू, इन सबको, ठीक है। मार्जिनल फार्मर किसको बोलते हैं, जिसका लैंड 1 हेक्टेयर या 1 हेक्टेयर से कम हो। स्मॉल फार्मर 1 से 2 हेक्टेयर के बीच में।
ठीक है बॉस। फैक्टरिंग क्या होता है कि ठीक है, फैक्टरिंग तो होता है कि अपने लोन बेच दिया किसी को। फैक्टरिंग का ट्रेडिंग किस पे होता है? ट्रेड्स पे होता है। ठीक है, ट्रेड्स इज रेगुलेटेड बाय आरबीआई। और पेमेंट एंड सेटलमेंट, आरबीआई अंडर पेमेंट एंड सेटलमेंट स्कीम 1/2007। ट्रेड्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। कंपनीज जिसका टर्नओवर 500 करोड़ है उसको ट्रेड्स के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है। तो ये हो गया भाई ट्रेड्स। ट्रेड्स आरबीआई रेगुलेट करता है।